नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लोकसभा चुनाव के लगभग सभी चरण पूरे हो चुके हैं और लास्ट का जो चरण है, लास्ट का जो फेस है, वह 1 तारीख में संपन्न हो जाएगा। और उसके पश्चात जो राजनीतिक गणित है, किस तरफ बैठेगा, राजनीति की दिशा क्या होगी, राजनीति की दशा क्या होगी, इसको लेकर तमाम तरह के अनुमान सब अपने-अपने हिसाब से लगा रहे हैं। और वहीं अगर बात करें सत्ता पक्ष की, बीजेपी की भी, उसके अंदर भी तमाम तरह की इस समय हलचल दिखाई देती है। लगातार इस तरह से जो राजनीति बीजेपी के अंदर की अंदरूनी राजनीति है, उसको लेकर भी बहुत सारी शंकाएँ, बहुत सारी बातें लगातार राजनीतिक गलियारों के अंदर व्याप्त हैं। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, यहाँ भी योगी आदित्यनाथ जी को लेकर तमाम तरह की ऐसी बातें हैं कि शीर्ष नेतृत्व से, खास तौर से अमित शाह जी से उनके संबंधों में कहीं न कहीं वह समन्वयता की बड़ी भारी कमी है। उसी प्रकार अन्य स्टेट्स की अगर बात करें बीजेपी की, उसमें चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया हो राजस्थान से, शिवराज सिंह चौहान हो मध्य प्रदेश से और रमन सिंह छत्तीसगढ़ से, तमाम मतलब जो बड़े नेता रहे हैं बीजेपी के और नितिन गडकरी खास तौर से नाम बार-बार उनका लिया जाता है कि कहीं न कहीं शीर्ष नेतृत्व के बीच में एक संघर्ष आपस में चल रहा है। तो 4 जून के बाद क्या स्थिति बनेगी भाजपा के अंदर की राजनीति में, उस पर आज हमारी चर्चा है संवाद इंडिया के मंच पर। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार देश के हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं आपसे करा देता हूँ। हमारे साथ केपी मलिक जी हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं देश के, बहुत अनेक वर्षों का उनका पत्रकारिता का अनुभव है। राजनीति के विभिन्न कालखंड उन्होंने देखे हैं, बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। जी, केपी धन्यवाद मलिक कौशिक। जी, जैसा आप जानते ही हैं, इस वक़्त देश की जो राजनीति है लगातार मतलब लोकसभा चुनाव अंतिम चरण में आ चुका है और उसके पश्चात देश की राजनीति में विभिन्न तरह की लोग अपना अनुमान लगा रहे हैं कि काफ़ी कुछ परिवर्तन की संभावनाएँ व्यक्त कर रहे हैं और साथ ही पार्टियों के अंदरूनी जो राजनीति है, उसको लेकर भी सबकी निगाहें उनकी तरफ लगी हुई हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें। और खास तौर से बीजेपी के अंदर जिस तरह से नेताओं का एक आपसी संघर्ष लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, चाहे नितिन गडकरी जी हों, नरेंद्र मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, वहीं योगी आदित्यनाथ जी को लेकर भी तमाम तरह की बातें लगातार राजनीतिक गलियारों में हैं। आपको क्या लगता है कि 4 जून के पश्चात क्या बीजेपी के अंदरूनी संघर्ष बढ़ेगा या उसमें कुछ आप किस तरह का आप परिवर्तन को देख पा रहे हैं अंदरूनी राजनीति में भाजपा की या उसमें कुछ और नए मुकाम और सामने आ सकते हैं, नए कुछ ऐसे कुछ डेवलपमेंट आ सकते हैं जो चौंका सकते हैं राजनीति में? देखिए प्रशांत जी, अगर आप भारतीय जनता पार्टी की पिछले कुछ महीनों की कार्यप्रणाली देखेंगे तो उससे साफ ज़ाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी में लगातार शीर्ष नेतृत्व में जो एक ही व्यक्ति फैसले ले रहे हैं और मोदी जी उनके साथ हैं। अमित शाह जी ने पूरी भारतीय जनता पार्टी को जैसे अपने पास हाईजैक कर लिया है और उसके तमाम नतीजे आपने देखे, चाहे मध्य प्रदेश के शिवराज चौहान के रूप में हो, चाहे वसुंधरा के रूप में हो, चाहे रमन सिंह के रूप में हो। जो दूसरे नेता हैं उनको लगने लगा है कि अगला नंबर उन्हीं का है। चाहे उसमें आप गडकरी की बात करें और चाहे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा प्रदेश जो देश का है, जो सबसे अधिक लोकसभा सीटों के साथ खड़ा है और योगी जी मजबूत स्थिति में है, उनको भी कहीं न कहीं खतरा नज़र आ रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में आप देखेंगे जो राजनीतिक व्यक्ति होता है, वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपनी पार्टी में अपना पद बचाने के लिए किसी भी हद तक जाता है, कुछ भी करता है। तो ये जद्दोजहद की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में चल रही है। हर व्यक्ति 4 जून के नतीजों का इंतजार कर रहा है और नतीजे लगभग साफ हो जाएंगे कल शाम को ही, जब आपके एग्जिट पोल आने शुरू हो जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी आवाजें उठेंगी, बाहर से तो उठेंगी, अंदर से भी उठेंगी। ऐसी संभावनाएं हम दिल्ली में बैठ के व्यक्त करते हैं। राजनीतिक गलियारों में जोरदार चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है इन दोनों के नेतृत्व में। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती भी है, जैसा कि हम देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 200 सवा 200 सीटें लेके आएगी और अभी जो फिलहाल का एनडीए है, उसके साथ जाने से भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर है। इस तरह की रिपोर्ट कई सारे संगठनों ने भी दी है, चाहे वो प्राइवेट संगठन हो, चाहे वो सरकारी संगठन हो। तमाम पार्टियां, मेरा 3 दशकों से अधिक का अनुभव है, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे किसी भी दल की सरकार केंद्र में रही हो, एजेंसियों का दुष्प्रयोग भी होता है और गुप्तचर विभाग को लगा दिया जाता है कई महीनों पहले कि पार्टी की स्थिति क्या है, इसकी एक रिपोर्ट मोटा-मोटी दी जाए। तो हमारे सूत्रों ने जो हमें बताया कि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने लगभग 200 सीटें दी हैं। हालांकि क्लियर फिगर की बात करें तो 190 की भी कई लोगों ने बात की है। तो इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती नजर नहीं आती है। अगर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरती है
और उस तौर पे राष्ट्रपति उनको आमंत्रित करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को और संघ को ऐसे चेहरे आगे करने होंगे जो सर्वमान्य चेहरे हों और विपक्ष के लोग उनके साथ आ सकें। वाजपेयी जी की सरकार इसी प्रकार से बनी थी और तमाम लोग जो आज भी राजनीतिक दल हैं उनमें से वाजपेयी जी के साथ गए थे उस समय भी, तो वो दल अभी भी हैं, जा सकते हैं। उनमें मैं सबसे पहले नाम लेना चाहता हूँ ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी को इन परिस्थितियों में भाजपा के साथ जाने में कोई गुरेज नहीं होगा। अगर वहां से अमित शाह जी और मोदी जी को हटा के किसी दूसरे नेता को लाया जाता है, गडकरी के नाम पे वो बहुत कंफर्टेबल होंगे, शिवराज चौहान के नाम पे उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आज जिस प्रकार से एजेंसियों की तलवारें दूसरे राजनीतिक दलों पर लटकी हुई हैं, सबसे पहले तो वो तलवार हटेगी और उसके बाद सरकार जो है अच्छे तरीके से चले, इस पे विचार विमर्श करते हुए राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकते हैं, ऐसा एक सिनेरियो बनता है। और उसमें जैसे गडकरी को अगर आगे भारतीय जनता पार्टी करती है, तो ऐसी स्थिति में ये होगा कि पहली बार कोई मराठी व्यक्ति, मराठी मानुस प्रधानमंत्री बन रहा है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए चाहे शिवसेना हो, चाहे शरद पवार हो, ये नेता भी आगे आ सकते हैं और अपना सपोर्ट बिना किसी कंडीशन के भी ये भारतीय जनता पार्टी को दे सकते हैं इन परिस्थितियों में। तो मुझे लगता है कि ऐसी अगर परिस्थिति बनती है तो भारतीय जनता पार्टी का एक सिनेरियो बनता है जिसमें सरकार बनती है। हालांकि 7वें चरण के चुनाव होने और परिणाम आने के बाद ही ये तय होगा कि कितनी किसकी सीटें आ रही हैं, उसके बाद ही ये होगा। ये भी हो सकता है कि महागठबंधन की सीटें ज्यादा आ जाएं, भारतीय जनता पार्टी 200 से नीचे चली जाए, तो उन परिस्थितियों में फिर कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। तो अभी गंगा में पानी बहना थोड़ा बाकी है, एक राउंड का चुनाव बचा हुआ है, वो क्लियर होने पे ही तस्वीर साफ हो पाएगी। जी। बिल्कुल ठीक कहा कि अपने जब तक परिणाम नहीं आते उसके बाद ही सब चीजें पिक्चर सही तरह से क्लियर होंगी। और अगर इंडिया हम्म। गठबंधन में अगर सीट ज्यादा प्राप्त कर लें तो उसमें एकदम राजनीतिक जो परिदृश्य है वो अलग हो जाएगा। पर ऐसा उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार चर्चाओं में रहती है। योगी आदित्यनाथ जी को लेकर तमाम तरह की भाजपा के अंदर भी चर्चाएं हैं कि केंद्रीय नेतृत्व और खासतौर से अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जी के बीच में समन्वय में बड़ी भारी कमी है। और बहुत सारे लोग चुनाव के बीच में अंदेशा लगा रहे थे कि योगी जी को मुख्यमंत्री पद से चुनाव के बाद हटाया जा सकता। और ये आम चर्चा थी कार्य जो भाजपा के समर्थक वर्ग है उसके अंदर भी। और खास तौर से हम देखते हैं राजपूत समाज की जो पंचायतें होती है उसमें तो ये बातें बड़ी जोर शोर से उठाई गई। इसको लेकर आप किस तरह पूरे राजनीति का आकलन करते हैं बीजेपी के अंदर? देखिए प्रशांत जी, अगर आप देखेंगे प्रथम चरण का चुनाव जैसे ही हुआ था, ये आशंकाएं हम जैसे लोगों ने जाहिर करनी शुरू कर दी थी। तो भारतीय जनता पार्टी इसको बहुत हल्के में ले रही थी और उन्होंने इनको कोई बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया था उस समय, आपको याद होगा। और मैंने तब भी कई सारे टीवी चैनल पे कहा था कि प्रधानमंत्री की जो दूसरी रैली उत्तर प्रदेश में हुई थी मेरठ के बाद, सहारनपुर में हुई थी। और सहारनपुर में 15 से 20, आप भी पत्रकार हैं, सहारनपुर में मेरठ रहते हो, सहारनपुर की रिपोर्ट आपके पास भी होगी। प्रधानमंत्री की उस रैली में पत्रकारों ने ही रिपोर्ट दी थी कि 15 से 20 हजार व्यक्ति आए थे। अगर प्रधानमंत्री की रैली में 15 से 20 हजार व्यक्ति आए और ठाकुर समाज की अगले दिन की पंचायत में 60 से 70 हजार लोग आ जाएं, तो ये जताता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का विरोध ठाकुर समाज कर रहा है और बड़े स्केल पे कर रहा है। उसके नतीजे हमने प्रथम चरण में देखे, द्वितीय चरण में देखे, और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते गुजरात और राजस्थान पहुंच गए। और उसके बाद आप पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश है, वहां पे आज तक आपको वो चीजें दिखाई दे रही हैं। पिछले दिनों आपने देखा जिस प्रकार से अनुप्रिया पटेल ने हमला किया राजा भैया पे। दूसरा आपने देखा कि जिस प्रकार से धनंजय सिंह को मनाने के लिए उसको जेल से छोड़ा गया अमित शाह के द्वारा। तीसरा आपने देखा कि उनके मनोज पांडे जो अखिलेश के एमएलए थे, उनको उनके घर अमित शाह जी गए। और उसके बाद अगर आप देखेंगे अमेठी में संजय सिंह का प्रयोग अमित शाह जी ने कुछ नहीं किया। योगी का प्रयोग आपको अमेठी में और दूसरी सीटों पर प्रयोग नहीं किया गया। तो ये जताता है कि पार्टी के अंदर किस तरह की चीजें चल रही हैं और उन घटनाओं का एहसास योगी जी को भी है, अमित शाह को भी है और पार्टी को भी है। तो इसीलिए पार्टी चुप बैठी हुई है। अमित शाह जी आज बैकफुट पे इसलिए पहुंच गए कि अब उनको कुछ आगे होता दिखाई नहीं दे रहा है और योगी इंतजार कर रहे हैं परिणाम का। क्योंकि देखिए कई सारी चीजें हैं, अगर हम योगी के समर्थकों से बात करते हैं तो उनका कहना यह है कि अगर कोई 26 लोकसभा सीट का मुख्यमंत्री, 2 बार का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकता है, तो 80 लोकसभा सीटों का
2 बार का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता? और किस लिहाज से योगी जी कम है मोदी जी से, वो क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकते? तो लड़ाई उस लेवल पे पहुंच गई है। अभी लड़ाई ये नहीं है कि इनकी गर्दन पे तलवार जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदाज में खींचे। अब ये लड़ाई दूसरा रूप लेती हुई नजर आ रही है। तो लड़ाई टक्कर की है। तो इसलिए उनका कहना यह है कि योगी को हटाना भी इतना आसान नहीं है। तो ये मामला अभी आगे बढ़ेगा और जैसे ही चुनाव परिणाम आएंगे उसके बाद आपको दिखेगा भारतीय जनता पार्टी में एक डिफरेंट ही लड़ाई और डिफरेंट ही अंदर पार्टी के अंदर आपको कई ऐसी घटनाएं, अप्रत्याशित घटनाएं दिखाई देंगी जो हमने आपने सोचा नहीं है। जी प्रशांत जी। जी, जी, जी। जी, जी। जैसा आपने कहा कि बहुत सारी अप्रत्याशित घटनाएँ सामने बीजेपी के अंदर भी आ सकते हैं, जो हमने सोचा भी नहीं है। अच्छा, अगर हम पूरे बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स की बात करें, विभिन्न स्टेट्स की बात करें, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, तो तमाम तरह के ऐसे स्टेट हैं जो छत्रप थे, जो बहुत ही राजनीतिक रूप से उन स्टेट्स में प्रभावशाली थे, बहुत ही मजबूत थे, जिनके नाम पर चाहे शिवराज सिंह चौहान की बात करें, मध्य प्रदेश में रिपीट हुई सरकार, जबकि ऐसी लोग उम्मीद नहीं लगा रहे थे। बड़े अच्छे संख्या में सीटें वहाँ पे आईं। ऐसे राजस्थान में जबकि वसुंधरा राजे को दरकिनार किया गया और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को, तो बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है, क्या क्षेत्रीय छत्रपों की जो ताकत है राजनीतिक रूप से, उसको खुद ही कमतर करने की कोशिश में लगा हुआ है, या उन्हें कुछ खतरा है कि जो राष्ट्रीय राजनीति के अंदर उनका प्रभाव ना बढ़ जाए? किस तरह की जो पॉलिटिक्स है बीजेपी के अंदर की, उसको किस तरह से देखते हैं आप? प्रशांत जी, अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी में नहीं, दूसरी जगहों पे भी उनका ये है मानना है कि कोई भी मजबूत व्यक्ति नहीं बैठना चाहिए, सीधी रीढ़ का व्यक्ति नहीं होना चाहिए और ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो हमारे सामने कोई सवाल करने की हिम्मत कर सके। आप खाली प्रदेशों में ही मत देखिए, आप केंद्र की राजनीति में भी अगर आप देखेंगे, जो केंद्र में सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, अगर आप 2-4 महत्वपूर्ण मंत्रालय को देखेंगे, वहां किस प्रकार के मंत्री बनाए गए हैं, जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, जिनको आप राज्यसभा से ले आए हैं। आप अगर मंत्रालयों पे थोड़ा नजर डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं, नाम कहेंगे तो मैं नाम भी बता देता हूं। चाहे शहरी विकास मंत्रालय हो, पेट्रोलियम मंत्रालय हो, रेल मंत्रालय हो, संचार मंत्रालय हो, चाहे विदेश मंत्रालय हो, चाहे पावर मिनिस्ट्री जिसको हम ऊर्जा मंत्रालय कहते हैं, चाहे वो जो मेन मंत्रालय हैं, सब आपने रबर स्टैंप को दिए हुए हैं। उसी प्रकार से आप राज्यों में भी चाहते हैं कि इस प्रकार के व्यक्ति हों जो हमारे रबर स्टैंप के तौर पे काम करें। तो ये सोच भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की आज है, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता है कि इससे पार्टी का कितना बड़ा नुकसान होगा और अगली बार आपको चुनाव जीतने में, पार्टी को मजबूत रखने में, पार्टी को खड़ा करने में बड़ी दिक्कतें होंगी। तो इसके पीछे क्या सोच शीर्ष नेतृत्व की है, ये तो मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन मुझे समझ में ये आता है कि वो चाहते हैं कि किसी भी मजबूत आदमी को किसी भी मजबूत पद पर ना बिठाया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वो वहां पे मजबूत हो जाए और कल को फिर हमसे भी सवाल जवाब करे। देखिए, आज अगर आप मोदी कैबिनेट में देखेंगे, एकमात्र मंत्री है जो थोड़ा-सा दबंगई से काम करता है, उनका नाम है नितिन गडकरी। तो उनको हटाने के लिए तमाम साम-दाम दंड-भेद किए जा रहे हैं। उनको कैसे क्या किया जाए? मोदी कैबिनेट में 2 घोटाले हुए हैं अभी तक, जिनका आरोप-प्रत्यारोप गडकरी के ऊपर लगाया गया। पहले पिछली वाली गवर्नमेंट में पूर्ति घोटाले के नाम से हुआ था और इस बार जो है रोड घोटाले के नाम से हुआ है। अब बताइए, सीएजी की रिपोर्ट अपनी सरकार के अपने खिलाफ के मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट दे रही है, इससे आप क्या अंदाजा लगाएंगे? क्या गडकरी के अलावा दूसरा कोई मंत्री ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार कर रहा हो या जिस पे आप उंगली उठा दें? खुलेआम मंत्रियों के नाम आ रहे हैं, खुलेआम मंत्रियों की चीजें खुल रही हैं, उन पे तो आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह पे तो आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, टैनी पे तो आप एक्शन नहीं ले रहे हैं और गडकरी पे आप एक्शन लेने को तुले हुए हैं। तो ये जताता है कि ये कहीं न कहीं घबराहट में है और कहीं न कहीं इनको निराशा हो रही है। इसलिए ये इस तरह के कदम उठा रहे हैं और इस जैसा कि आपने कहा कि लोग वेट कर रहे हैं, इसीलिए वो लोग इंतजार कर रहे हैं और सबसे पहली आवाज उन्हीं लोगों की होगी। जी। जी, 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 जी। जैसा आपने कहा कि बिल्कुल पहली आवाज़ उन्हीं की होगी। अच्छा, जो राजनीतिक जो नफ़ा-फ़ायदे की जो बात करते हैं, राजनीतिक नेता बड़े गौर से उसको देखते हैं, आकलन भी करते हैं कि किससे हमें फ़ायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है। तो तमाम तरह की आशंकाएँ इन बड़े नेताओं को दरकिनार कर, ये तो बिल्कुल निश्चित है कि नुकसान दूसरी स्टेट्स में हो सकता है। उसके बावजूद भी जो केंद्रीय नेतृत्व है भाजपा का, नुकसान झेलने को तैयार है इन नेताओं को कमतर करने के लिए? ऐसा रिस्क क्यों लिया जा रहा है? देखिए प्रशांत जी, कहीं न कहीं ये लगता है कि मोदी जी को और उनके सहयोगियों को कि मोदी जी के नाम पे ही सब कुछ है। जो 10 साल से सरकार चल रही है वो सिर्फ मोदी जी के नाम पे है। जो काम हो रहे हैं मोदी जी के नाम पे है, मोदी जी की गारंटी है। तो इसमें ना कोई नेता है और ना कोई
संघ है और ना कोई दूसरे सहयोगी संगठन है, ना कोई दूसरे राजनीतिक दल है। आप मुझे बताइए, अगर कोई महत्वपूर्ण राजनीतिक दल आपको दिखाई देता है एनडीए में, जिसपे आप कह दें कि पिछली बार जो है एनडीए ने धमकी दे दी थी एनडीए में फलाने दल ने कि हम भाई एनडीए छोड़ देंगे अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे। अब किसान आंदोलन के मामले पे शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए गठबंधन छोड़ दिया था। शिवसेना थी पहले, उसने भी छोड़ दिया था। हनुमान बेनीवाल थे राजस्थान के, वो भी छोड़ के चले गए थे, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इनका मानना यह है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमारे पास मोदी है और मोदी की गारंटी काम कर रही है। लेकिन ये इसी तरह से है कि वो खुद को ही, उनको पता, आत्ममुग्ध हो गए हैं वो, बाकी उनको समझ में नहीं आ रहा है। और उनको कोई ना कोई उनका रणनीतिकार है, ना कोई उनका सलाहकार है जो उनको बता सके, कह सके कि भाई ऐसा नहीं है, धरातल पे मामला कुछ और है। क्योंकि उनके जो सलाहकार कोई है नहीं, और जो सलाहकार हैं वो उन्हीं को बता रहे हैं, वो खुद ही उन्हीं को बता रहे हैं कि साहब आपकी वजह से सब कुछ चल रहा है। यहाँ तो वो वाला फिट बैठता है ना उनका, जो वो अपने उनका मुझे ध्यान नहीं आ रहा है शार, जो उन्होंने कहा कि राजा ने कहा ये रात है, सब ने कहा ये रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। तो यहाँ तो जो चाटुकार आपके चारों तरफ हैं वो कह रहे हैं कि साहब बम बम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में होता रहा है पहले भी ऐसा। वाजपेयी जी की सरकार में समय से पहले चुनाव करा दिए गए थे और ये कहा था कि इंडिया शाइनिंग चल रहा है जबरदस्त, हमारा बहुत बढ़िया माहौल बना हुआ है, अगर हम चुनाव कराते हैं अभी तो दोबारा हम बड़े भारी बहुमत से जीत के आएंगे। और चुनाव हार गई थी भारतीय जनता पार्टी। तो आज भी वही है। कुछ लोग ऐसे आज भी आप देखोगे, अगर किसी से भिड़ जाओ अंधभक्त से तो वो आपको 400 पार ही बता रहा है आज भी। वो धरातल की देखना ही नहीं चाहता, सुनना ही नहीं। उसको ये नहीं पता कि अयोध्या की जो आपकी राम मंदिर वाली सीट है वो निकालना मुश्किल हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का बनारस में वोट फीसद गिर रहा है। जिस अंतर से पिछली बार जीते थे, जीत जाए बड़ी बात है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई दुनिया में अनोखी बात हो जाएगी, कोई हारे नहीं है। इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी है, वाजपेयी जी भी चुनाव हारे हैं। तो मैं ये तो नहीं है दावा ठोकता कि भाई मोदी जी चुनाव हार जाएंगे, लेकिन अंतर बहुत कम हो जाएगा। इस बात को हमें ये नहीं नकारना नहीं चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसी बात नहीं है। तो आपको जब तक आप हालात या जमीनी सच्चाई या परिस्थितियों को नहीं देखेंगे, आप कैसे राजनीति करेंगे? और आप अगर भाषण देंगे पिछले 1 महीने के प्रधानमंत्री मोदी जी के, क्या ये प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुरूप हैं? क्या उनके पद की गरिमा के अनुरूप भाषण प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं? क्या वो प्रधानमंत्री जी के निजी भाषण है? क्या प्रधानमंत्री जी खुद कैपेसिटी में दे रहे हैं? देश उनके भाषण, दुनिया भी उनके भाषण सुन रही है। और आज जो भी वो बोल रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री होने के नाते बोल रहे हैं। इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि देश में, दुनिया में जो हमारा नाम है, हिंदुस्तान का नाम है, उसकी गरिमा को बनाए रखें और वो एक संतुलित भाषण दें, संतुलित भाषा का प्रयोग करें। प्रधानमंत्री जी को ये होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का जो आचरण है कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता है। आज प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से साधना कर रहे हैं, आप भी हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, आपको क्या साधना ऐसे 12 कैमरों के बीच में की जाती है? आपका क्या लाइव टेलीकास्ट चल रहा है? साधना तो मैं जितना जानता हूं कि भाई खाना, नहाना और भगवान की प्रार्थना करना तो पर्दे में होती है। तो कौन सी परंपरा का निर्वहन आप कर रहे हैं? क्या दिखाना चाहते हैं? इसमें से भी आप कुछ निकाल लेना चाह रहे हैं कि 7वें चरण का मतदान कल है, प्रधानमंत्री को जो है पूजा करते हुए देख के कुछ लोग प्रभावित हो जाएं और कुछ वोट दे दें। इसमें भी आप राजनीति कर रहे हैं, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण देश के लिए भी है, राजनीति के लिए भी है, प्रधानमंत्री जी के लिए भी है और देश के लिए भी है जो दुनिया हमें देख रही है। जी जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जो अभी ये जो ध्यान है या पूजा पद्धति है या प्रार्थना है, वैसा वो व्यक्तिगत एक चीज़ है, लेकिन जिस तरह से पूरा कैमरे के साथ पूरा एक इवेंट बनाया जा रहा है, वह बहुत सारे संदेश देने के लिए काफ़ी है। अच्छा, इसमें आरएसएस की भूमिका को भी लगातार बातें हो रही हैं कि आरएसएस की जो भूमिका है, आरएसएस की बड़ी महत्वपूर्ण आने वाले चुनाव परिणाम के पश्चात होने जा रही है। तो आरएसएस का जो रोल रहा है पिछले अगर 10 साल में मोदी जी कार्यकाल को देखें, आरएसएस जिस तरह से एक मतलब पूरा शक्तिपुंज की तरह भाजपा की मानी जाती रही है, लेकिन इन 10 साल के अंदर आरएसएस की वो भूमिका उतनी महत्वपूर्ण मुख्य धारा में नहीं दिखाई देती भाजपा के लिए। और ऐसे में जो आरएसएस का लगातार तमाम बातें कही जाती हैं कि 100 साल भी उनके होने जा रहे हैं, तो आप किस तरह से देख पा रहे हैं कि आरएसएस अपनी भूमिका को किस तरह से आने वाले समय में निभा सकता है या विरोधाभास सामने आ सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि संघ जिस प्रकार से शांत बैठा हुआ है, या संघ जिस प्रकार से कहीं ना कहीं अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रहा है, संघ में भी इन लोगों ने अच्छी खासी पैठ बना ली है और संघ को दबाव में ले लिया है।
उसके कारण ये है कि संघ के जो कार्यकर्ता हैं, संघ के जो पदाधिकारी हैं, उसमें काफ़ी लोगों में इन्होंने अपनी एंट्री वहाँ पे करा दी है। काफ़ी अपने लोग वहाँ संघ में घुसा दिए हैं। दूसरा, पिछले 10 सालों में संघ को जिस प्रकार से इन्होंने चीज़ें करी हैं, संघ के कार्यालय बनाने की बात हो, संघ को दूसरी सुविधाएँ दिलाने की बात हो, तो कहीं न कहीं उन सुविधाओं के और उन बाकी चीज़ों के नीचे संघ के लोग, जो पदाधिकारी लोग हैं, हमें दबे हुए नज़र आते हैं और वो खुलेआम जिस प्रकार से उनका आचरण होता था, वो आचरण नहीं कर पा रहे हैं। तो उससे भी कहीं न कहीं हमें लगता है कि ज़्यादा इस तरह की चीज़ें, क्योंकि ये बाकी लोगों को दबा रहे हैं, बाकी संगठनों को दबा रहे हैं, तो संघ को भी दबा रहे हैं। और संघ में भी पिछले काफ़ी दिनों में बदलाव आया है, क्योंकि अगर आप पहले देखेंगे, तो पहले बहुत वरिष्ठ लोग संघ में होते थे और पुराने लोग होते थे। आज कई लोग ऐसे हैं जो मोदी जी से बहुत जूनियर संघ में हैं और बड़े महत्वपूर्ण पदों पे हैं। तो उनकी हिम्मत नहीं होती है कि वो मोदी से कर लें, क्योंकि मोदी जी संघ में लंबे समय तक रहे हैं। मोहन भागवत जी के समय के कई लोग हैं, उनके बराबर के कई लोग हैं और मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन संघ में भी अगर हम देखें, तो मोदी जी से बहुत ज़्यादा सीनियर भागवत जी नहीं हैं। हो सकता है कि साल 2 साल का ही फ़र्क हो, इतनी बारीकी से तो मुझे ध्यान नहीं है, तो इसलिए भी वो दबाव नहीं बना पाए। पहले और क्या, संघ का चालक जो संघ प्रमुख होते हैं, वो खाली वो संघ प्रमुख नहीं हो जाते। संघ एक बहुत बड़ी संस्था है और उनके जो सर्वोच्च होते हैं, उनको हम परम पूज्य सरसंघ चालक के नाम से जानते हैं। तो वो बहुत महत्वपूर्ण पद होता है और उसमें बहुत महत्वपूर्ण लोग रहे हैं। लेकिन इंटरनली कई सारी चीज़ें ऐसी चल रही जो हम तक नहीं पहुँच पा रही है, मैं भी उनका ज़िक्र यहाँ नहीं करना चाहूँगा, जिससे संघ भी बैकफुट पे आ गया है और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और सरकार के दबाव में काम कर रहा है। और निश्चित तौर पे ये बात है कि संघ भी इंतज़ार कर रहा है इन चुनावी परिणामों का, उसके बाद ही वो भी अपना एक्शन लेगा। जी। जी, 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 जी। बिल्कुल ठीक है, हर कोई इंतज़ार में बैठा है कि राजनीतिक चुनाव परिणाम किस दिशा में आते हैं। कार्यक्रम के अंत में आते हैं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने अपना आभा मंडल बनाया है, जिस तरह से उन्होंने अपना ऑरा डेवलप किया है, कि वन मैन शो या सिंगल हैंडेड उन्होंने पार्टी हो, चाहे सरकार हो या अनुशासन संगठन हो, मतलब एक छत्र उन्होंने पूरे उसको सिस्टम पे, अपने भाजपा के सिस्टम पे पूरे तरह से अपना एक छत्र राज्य स्थापित कर दिया है। तो ऐसे में जो आवाज़ है, जो उनसे सहमत नहीं है भाजपा के अंदर या आरएसएस के अंदर, वो तो वो सब एक एकजुट हो सकती है आने वाले समय में चुनाव परिणाम के पश्चात? क्या सब एक साथ मिलकर कुछ ऐसा एक शक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं मोदी जी या अमित शाह जी के सामने? कुछ ऐसा कुछ आप आकलन कर पा रहे हैं? क्या लगता है? नहीं, नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, निश्चित तौर पे कर सकते हैं, होगा भी ऐसा ही। मैं तो पहले ही आपको बताया कि अगर पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं आता है, उन परिस्थितियों में संघ को आगे आना पड़ेगा, भाजपा के दूसरे लोगों को आगे आना पड़ेगा और वही तालमेल बिठाएँगे दूसरे राजनीतिक दलों के साथ। वहाँ तो भूमिका खत्म हो जाएगी मोदी जी की और अमित शाह की, तो फिर वो क्या करेंगे? तो वहाँ तो महत्वपूर्ण भूमिका में संघ ही रहेगा या भाजपा के जो दूसरे नए लोग आएँगे या जिनको नया अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनेगा या दूसरे लोग होंगे, वही काम करेंगे, तो वहाँ पे तो इनकी कोई भूमिका होगी ही नहीं। तो ऐसे में तो महत्वपूर्ण भूमिका में संघ रहेगा। क्योंकि आपको देखिए, संघ हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका में रहा है, चाहे वाजपेयी जी की सरकार हो, चाहे उसके बाद में कोई दूसरी सरकार रही हो। ये तो इस इनकी सरकार में ये रहा है कि आपको याद होगा, जब वाजपेयी जी की सरकार थी, तो संजय जोशी जी कोऑर्डिनेट करते थे संघ के बीच में और वाजपेयी जी के बीच में। क्योंकि संघ चालक बिल्कुल, के बीच में और प्रधानमंत्री के बीच में जो संपर्क होता है, संपर्क सूत्र का काम करता है, जिसको हम संगठन मंत्री के नाम से जानते हैं और उसपे बड़े-बड़े लोग रहे हैं। संजय जोशी जी रहे हैं, उनके बाद में फिर रामलाल जी रहे हैं, उसके बाद में फिर राम माधव रहे हैं, जो बीच में अभी करते रहे हैं। अब आजकल बीएल संतोष हैं। तो इन्होंने उन उस परिस्थितियों को भी और उस परंपरा को भी बदल दिया है कि वो जो प्रधानमंत्री के संपर्क में रहते थे, वो प्रधानमंत्री के संपर्क में नहीं रहेंगे, वो शाह जी के संपर्क में रहेंगे। तो आपने वहाँ एक स्टेप डाउन कर दिया है। तो हर जगह इन्होंने इस तरह की चीज़ें की है, तो उससे कहीं न कहीं संगठन भी और इनके सहयोगी भी आहत हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि सब इंतज़ार कर रहे हैं और 2-3 दिन में सब तस्वीर साफ हो जाएगी। देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक कहा आपने कि आने 2-3-4 दिन के अंदर पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, राजनीतिक दिशा किस तरह से हो सकती है। और अगर नंबर कम आते हैं, आंकड़े कम आते हैं भाजपा के, तो निश्चित रूप से बीजेपी के अंदर जो संघर्ष है, वह कहीं न कहीं एक सतह पे भी आएगा और लगातार कहीं न कहीं उसे आरएसएस के जैसे पूरा आपने बताया कि किस तरह से आने वाले समय आरएसएस की भूमिका हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज चर्चा को विराम भी देते हैं।
और मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने बिज़ी शेड्यूल में से हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला थैंक और भाजपा की जो राजनीति है, उसको आपने बड़े उसका विस्तृत विश्लेषण किया है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपसे वैसे भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएँ, जिससे संवाद इंडिया की अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।